Hello everyone, how are you all? We hope you all are doing fantastically good. स्टूडेंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये मैसेज करके रखा है कि मैम व्हाट अबाउट द फास्ट ट्रैक बैचेस. सो लेट मी टेल यू ऑल गाइस, देयर इज़ अ वेरी बिग अनाउंसमेंट व्हेन इट कम्स टू May 22 फास्ट ट्रैक बैचेस. सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैम लाइव पढ़ना है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि मैम लाइव नहीं पढ़ पा रहे. पहले तो इतना समझो गाइज दैट येस वी आर लॉन्चिंग अप अ न्यू वेरी बैच. एक्चुअली इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम FR. मेरा ऑडिट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 19, दैट इज सैटरडे. Financial reporting taking is taken care by Kapileshwar sir. Kapileshwar sir has already started the batch, and I will be taking up fast track batch of auditing for May 22 on Unacademy platform. मैम ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? द बैच होली हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. ऑडिटिंग इसमें जो है वो स्टार्ट हो रहा है 19th of February 22. मैम व्हाट आर द टाइमिंग्स? द टाइमिंग्स आर सैटरडे एंड संडे. ये बैच मैं इस महीने वीकेंड्स ही चला रही हूँ. अब इसके बाद 19th सैटरडे एंड संडे. अब आगे गाइस, आपके लिए एक और धमाकेदार गुड न्यूज़ था. जो भी स्टूडेंट्स हमारे ये वाले बैचेस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, देर इज़ एन ऑफर विच इज़ एक्सटेंडेड टिल 19th of February. ये ऑफर जो है वो है 20% डिस्काउंट का. सो हियर इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू टेक अप द सब्सक्रिप्शन ऑफ ग्रुप 1 as well as group 2, wherein you save ample of amounts. And yes guys, we have also launched pen drive, मतलब the content in recorded mode. जो भी बच्चे हमें कहते हैं कि मैम इंटरनेट की सुविधाएं ना होने की वजह से हम लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते, दो देर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ एट ऑल यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स लाइव, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से सब्जेक्ट खत्म हो जाता है. बट हाँ, जहाँ पे ये सब्जेक्ट्स लाइव आप अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसको भी और इंटरेस्टिंग करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड एनिमेटेड लेक्चर्स ऑफ ऑडिट एज वेल एज ऑफ IDT. सो ये पेन ड्राइव कैसे मिलेगा मैम? सेम, आप ये सब्सक्रिप्शन लोगे, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप ऑप्ट करते हो तो इसके साथ हम आपको देने वाले हैं पेन ड्राइव फीजिबिलिटी ऑल्सो. सो जो भी स्टूडेंट्स आइकॉनिक ऑप्ट कर रहा है फॉर May 22 फास्ट ट्रैक बैचेस, आपको लाइव भी देखने मिल रहा है ऑन साइट एज वेल एज पेन ड्राइव कंटेंट अवेलेबल है. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ग्रेट एंड अ वेरी 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 ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल. सो टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट. 20% प्राइस ड्रॉप है गाइज टिल 19th. इसके बाद भी नहीं, इसके अलावा और 10% का डिस्काउंट होने वाला है बाय यूजिंग द कोड ऑडिट सार. ये कोड गाइज जैसे ही आप अप्लाई करते हो आपका और 10% का वैल्यू कम हो जाता है. सो प्राइजेस आर ऑलरेडी डाउन बाय 20%. ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट अ बेनिफिट ऑफ 10% बाय यूजिंग द कोड, मतलब इन टोटल 30% प्लस द रिकॉर्डेड कंटेंट पेन ड्राइव में. सो जो भी बच्चा कॉम्बो ऑप्ट कर रहा है ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2, सो आपको ऑडिट सारे ही सब्जेक्ट्स की पेन ड्राइव मिलने वाली है. मेरे और महेश सर के जो लेक्चर है वो आपको एनिमेटेड फॉर्म में ऑडिट एज वेल एज IDT मिलने वाला है. सो दैट वाज अबाउट द करंट मेजर अनाउंसमेंट गाइज. yes, so that was about the current major announcement. Group 1 group 2 as well as only group 1 अवेलेबल है. तो जो भी बच्चा यहाँ पे सिर्फ ग्रुप 1 सब्सक्राइब करना चाहता है, आइकॉनिक सिर्फ ग्रुप 1 सब्जेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे पेन ड्राइव नहीं है प्लस, बट यहाँ पे पेन ड्राइव है. सो 14,400 में यू गेट 4 सब्जेक्ट्स fast track batch along with pen drive and along with books. What more you want guys? As well as in the subject we have planned a particular test series. So regular form में हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं, MCQs प्लान कर रहे हैं, मॉड्यूल का कवरेज है, हैंड रिटन नोट्स है, और क्या चाहिए गाइज. सो दैट वाज अबाउट 14,400 जो अभी प्राइस ड्रॉप है, प्लस यू विल गेट 10% डिस्काउंट. तो ये समवेयर और आई कैन से 1,400 लेस हो जाएगा. So this will nearly round up to 13,000 rupees. So 13,000 rupees में जहाँ पे एक सब्जेक्ट की पेन ड्राइव आती है, वहाँ पे यू आर गेटिंग 4 सब्जेक्ट लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड along with books. So this is a major धमाकेदार announcement guys.
This offer is only valid till 19th of February. So make maximum advantage of this. Use the code AuditSAR and take up the subscription now. ठीक है guys, चलिए, I won't take much of your time. I guess I have explained every benefit of this particular plan. अब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं. Let's get started. Question number 1. Provision of CARO 2020 is not applicable for ABC Private Limited, the subsidiary of Public Limited Company, having fully paid up share capital and reserves of rupees 50 lakhs, secured loans of rupees 90 lakhs and turnover of rupees 5 lakhs for the financial year. Comment. क्या ये सत्यवचन वाणी है कि CARO is not applicable to the subsidiary of public company? तो हम लोग कहेंगे वेट, एप्लीकेबिलिटी के क्लॉज में हम लोग प्राइवेट कंपनी को एक्सेप्शन तभी ही दे रहे थे, नॉट बीइंग सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी. बट इफ एट ऑल ABC Private Limited is a subsidiary of a public limited company, CARO will be applicable. CARO will be applicable. तो रिपोर्टिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हम लोग बोलेंगे देर इज नो एग्जाम्पशन ऑफ CARO इवन दो इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन. वहाँ पे कंडीशन के नाम पे 1 करोड़ 1 करोड़ और 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी. पेड अप शेयर कैपिटल, बोरोविंग्स एंड टर्नओवर. तो भले ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है और 10 करोड़ से कम है, बट स्टिल बीइंग अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी, CARO के लिए एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट, Astha Private Limited, this is the study mat का question guys. Astha Private Limited has a fully paid up capital of rupees 140 lakhs. बोले तो 1 crore 40 lakhs. During the year, the company has borrowed 15 lakhs each from a bank and a financial institution. मतलब 15 lakhs from bank, 15 lakhs from financial institution. कुल मिलाकर के 30 लाख रुपए, 30 lakhs. It has a turnover net of GST 50 lakhs which is credited to a separate account. बोलता है कि 50 लाख का नेट ऑफ जीएसटी का नेट ऑफ जीएसटी 50 लाख एंड उनका टर्नओवर है 4 करोड़ 75 lakhs. 4 करोड़ 75 lakhs. एक मिनट, जब भी हम लोग टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं एंड टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 करोड़ से कंपेयर करते हैं, दिस टर्नओवर इज इंक्लूडिंग जीएसटी या नेट ऑफ जीएसटी? अभी इस 4.75 में से मुझे 50 लाख ऐड करने चाहिए या नेट ऑफ जीएसटी ऐसा का ऐसा ही रहने दो? नेट ऑफ जीएसटी कंसिडर करते हैं गाइस. वी डोंट कंसिडर टर्नओवर का अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, क्योंकि जीएसटी एनी विच वेज इज नॉट योर इनकम. ठीक है. विल CARO 2020 बी एप्लीकेबल टू आस्था प्राइवेट लिमिटेड? पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 1 करोड़. अरे ये तो 1 करोड़ से ज्यादा हो ही चुका है. अब इतना देख लो, क्या ये प्राइवेट कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी? नहीं. तो CARO विल बी एप्लीकेबल, यस, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पब्लिक इज पेड अप शेयर कैपिटल इज कंप्लाइड. तो इन दिस पर्टिकुलर केस आउटस्टैंडिंग लोन इज 30 विच इज लेस देन 1 CR. ठीक है. टर्नओवर इज 475 विच इज लेस देन द टर्नओवर रिक्वायरमेंट ऑफ 10. ठीक है. बट हाउएवर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? पेड अप शेयर कैपिटल इज 140 विच इज मोर देन 1. Hence, CARO will be applicable. Okay, so these were the silly, easy questions with regards to applicability. Whenever you read the questions with regards to applicability, make sure that you underline the type of the company. हमेशा ध्यान रहे कि प्राइवेट लिमिटेड अंडरलाइन कर लो. I'll tell you one of the very important mistake area जहाँ पे बच्चे ना क्वेश्चन में कंपनी का टाइप समझते ही नहीं है. अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा होता, आस्था अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी having fully paid up share capital of this, बच्चे वो थ्रेशोल्ड कंपैरिजन में लग जाते हैं. दे डोंट रियलाइज कि यार ये पब्लिक कंपनी के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे तो थ्रेशोल्ड देखनी ही नहीं थी. ठीक है. सो वेन एवर यू आर रीडिंग अप द क्वेश्चन विथ रिगार्ड्स टू एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी, एग्जाम्पशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, कोई भी प्रकार का एप्लीकेशन का आंसर जब भी आए ना, मेक श्योर दैट यू क्लासीफाई द कंपनी एज पर द प्रॉपर टाइप गिवन इन द क्वेश्चन. चलो अब आगे बढ़ते हैं. इन द नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स दैट द ऑडिटर शुड एंश्योर विथ रिगार्ड्स टू CARO 2020 रिलेटिंग टू फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट बोले तो पैरा नंबर 3 क्लॉज 1 एंड हियर वी हैड 5 रिपोर्टिंग क्लॉजेस. बोलो बोलो कौन से थे? वेरी गुड. PPT, पहले तो P,
PT, physical verification, proper records, टाइटल लीड्स. इसके बाद और दो चीजें थी जो न्यूली ऐड हुई थी, जिसको हम लोगों ने हरे अक्षरों से लिखा था. क्या था ये चीज? वेरी गुड. रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, एंड बेनामी प्रॉपर्टी. तो ये 5 तरीके का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है विथ रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स अंडर क्लॉज नंबर 1 पैरा 3 कारो 2020. तो यहाँ पे हम लोग यही 5 चीजें लिखेंगे. मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन, so this is PPT, टाइटल डीड्स, एंड टाइटल डीड्स ओनली ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमको चेक करना. फिर हम लोग बात करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ PPE एंड होल्डिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी. मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स रोट इनकम्प्लीट आंसर. काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इनकम्प्लीट आंसर लिखा है, बट आई होप यू विल राइट द फुल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. PPE of ABC Limited included rupees 25.75 crores of earth moving machines of outdated technology which had been retired from the active use and has been kept for disposal after knockdown. This assets appeared as a residual value and has been inspected 10 years back. 10 साल पहले इनका इंस्पेक्शन हुआ था. As an auditor, what will be your reporting concern in this particular regards? बोलो. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, और अमाउंट भी छोटा नहीं है बच्चों, 25 करोड़ का, पौने 26 करोड़ का मशीन 10 साल पहले इन्होंने देखा था. क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात, फिजिकल वेरिफिकेशन एटलीस्ट वंस इन 3 years होना ही चाहिए. अगर आप ये बोलोगे कि मशीनरी 10 साल पहले हम लोगों ने देखी थी, अब वो मशीनरी बेचारा कबाड़ बन गया होगा. So that is how you need to write this answer. रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बात तो 1A में हम लोग देखेंगे कि पूरी क्वांटिटेटिव डिटेल्स, पहले तो रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन है कि नहीं. अगर डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो हाउ इज दिस डेड. सो इन दिस पर्टिकुलर केस आप लोगों ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हैं, एज वेल एज इट इज मटेरियल अमाउंट. आपने फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं किया. ये कारो पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 1 में रिपोर्ट होगा. गेटिंग दैट? वेरी इजी, सुपर. चलो क्वेश्चन नंबर 5. द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ सेलिंग इट्स ऑफिस अलॉन्ग विद द फ्री होल्ड लैंड अवेलेबल एट पुणे एंड इज एक्टिवली ऑन लुक आउट फॉर द पोटेंशियल बायर्स. उनको एक जमीन जो है वो बेचनी है, एंड बहुत ही रिग्रेसली वो लोग बायर्स को देख रहे हैं. Whilst the same was purchased, मतलब the same land was purchased in the year 2006 worth rupees 20 lakhs. The current market value is 200 lakhs, मतलब 2 करोड़ रुपए. The property is pending. The property is pending registration in the name of the company. ओहो, registration pending है. रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है मतलब टाइटल कंपनी के पास नहीं है. ओके. ड्यू टू सर्टेन प्रोसीजरल इशू विथ रजिस्ट्रेशन, द कंपनी इज हैविंग फुल वैलिड पोजेशन एंड हैज पेड द फुल परचेज कॉस्ट, मतलब 20 लाख रुपया पूरा परचेज कॉस्ट दिया है. द कंपनी हैज डिस्क्लोज दिस अमाउंट एज अ फिक्स्ड असेट दो देर इज नो डिस्क्लोजर ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. आपको ये बताना चाहिए कि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास पोजेशन. आप ये तो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जिस पर आप डाका डाल करके बैठ जाओ. is made to the notes to accounts. Where will you try reporting this? Absolutely guys, this is a question of title deeds. अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, the property, immovable property का title deed is not in the name of the company, obviously the auditor needs to make the reporting under para 3(1)(c). Title deeds of immovable property whether they are held in the name of companies. In the current case जहाँ पे कंपनी ने जमीन तो ओन करके रखी बट उसके नाम पे नहीं है, द ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट इट. क्या क्या रिपोर्ट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऐसी कितनी फ्री होल्ड लैंड है, लीज होल्ड लैंड है, नेट ब्लॉक एंड रिमार्क इफ एनी. नेक्स्ट, M Limited has given certain loans to related parties
and also have accepted certain deposits. कुछ लोन दिया है, कुछ deposits accept किया है. As an auditor, how would you report this? Under para number 3, Caro 2020. अब सुनिए, Caro 2020 में लोन के रिगार्ड्स में, if at all you guys remember, we have thoroughly studied clause number 3, जहाँ पे 6 पॉइंट्स हम लोगों ने रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ाए थे, राइट. 6 पॉइंट्स जहाँ पे अपने लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, तो टर्म्स, कंडीशन, वेदर दे आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, नॉट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये वेरीफाई करना. और जहाँ पे डिपॉजिट के बारे में बात आती है, डिपॉजिट के लिए हम लोगों ने पढ़ा है क्लॉज नंबर 5, है ना, कि वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 to 76A, आरबीआई के डायरेक्शंस, कोई एनसीएलटी, सीएलबी या कोर्ट के कोई ऑर्डर्स, ये सब फुलफिल किया है या नहीं. तो ये 2 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है अंडर क्लॉज नंबर 3 एंड क्लॉज नंबर 5. Everyone gets that? Easy going? Good. So the company during the year, if at all they have provided loans or advances, whether the company दिया है तो it is not in prejudicial to the interest of the company. If at all the company has made guarantees, terms and conditions देख लो, रीपेमेंट का शेड्यूल्स ऑब्टेन कर लो, ओवर ड्यू अमाउंट को चेक करना है. इफ एट ऑल दे आर फॉलन ड्यू, तो करंट ईयर में कितना रिन्यूअल हुआ है, इस पर मैंने एक MCQ भी पढ़ाया था गाइज इन द क्लास, जहाँ पे आई टोल्ड यू कि जो भी अमाउंट रिन्यू हो रहा है उसका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एडवांस्ड इन द करंट ईयर. हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस कंसिडर नहीं करना है, करंट ईयर के बैलेंस के हिसाब से परसेंटेज शो करना है. ठीक है, इसके ऊपर से मैंने एक MCQ भी पढ़ाया था गाइज, इफ एट ऑल यू रिमेंबर, याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा है, मेक श्योर दैट यू गो बैक टू द प्रोविजन वाला वीडियो एंड रीड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. ओके, चलो, दिस इज 6th वाला पार्ट, गारंटी. एंड व्हेन इट कम्स टू क्लॉज नंबर 5, वी रिपोर्ट डिपॉजिट्स. तो ये डिपॉजिट्स आपको चेक करना है. सेक्शन का प्रोविजन, आरबीआई ने, सीएलबी ने, एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो इस हिसाब से रिपोर्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. Discuss the matters to be included in auditor's report regarding the statutory dues and the repayment of loans and borrowings of the financial institution, banks, governments or due to debenture holders under CARO. मुझे बताओ, statutory due under CARO 2020 is mentioned under, very good, clause number 7. इसमें हम लोगों ने क्या मेंशन करके रखा था गाइस? Statutory dues divided into 2 parts. वेरी गुड. डिस्प्यूटेड ड्यूज, ये इजी वाला पॉइंट था. सेकंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं डिस्प्यूटेड ड्यूज, और एक आता है अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. क्या आता है? अनडिस्प्यूटेड ड्यूज. ये अनडिस्प्यूटेड ड्यूज में हम लोग क्या चेक करते हैं? रेगुलरिटी. रेगुलरिटी रेगुलरिटी में वी मेंशन 3 थिंग्स. पहला, व्हाट इज दैट? एज ऑन बैलेंस शीट डेट चेक करना. खाली स्टैट्यूटरी ड्यूज ही होना चाहिए. इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स. तो ये वेरीफाई करना कि स्टैट्यूटरी ड्यू है, अनडिस्प्यूटेड है, कोई झगड़ा झुगड़ी नहीं है. एज ऑन बैलेंस शीट डेट वेरीफाई करना, एंड आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ्स. Mere representation, is it dispute? बोलिए कि खाली आपने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लेटर फाइल कर दिया कि सर पेनल्टी वेव ऑफ कर लीजिए ना सर, सर वो ज़रा लेट हो गया सर, सर इंटरेस्ट माफ कर दीजिए ना सर, अरे सर कुछ तो कर लीजिए. सो वेदर mere representation be regarded as dispute? Answer is no. ठीक है, so mere representation will not be regarded as dispute. So here we write CARO 7, whether the company is regular in depositing everything which is statutory due. मैंने आपको कई सारे केस, एक पूरा चार्ट बना करके बताया था, पूरा 2 से 4 ड्यूज हम लोगों ने लेकर के पढ़े कि ये ड्यू क्या होता है, वो ड्यू क्या होता है, स्टैट्यूटरी ड्यू है या नहीं. बच्चों मैंने तो एग्जाम्पल लिए, ऐसे कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स एग्जाम में आ सकते हैं कि हो सकता है इन्होंने म्यूनसिपल टैक्सेस नहीं पे किया तो वेदर दैट इज अ स्टैट्यूटरी ड्यू और नॉट. तो ऐसी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको. 6 months as on the date of balance sheet, as on the last date.
एंड जो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है, सॉरी डिस्प्यूटेड ड्यूज है, उनका फोरम, एक्ट एंड अमाउंट ये बताएंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये केस चल रहा है, एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास ये केस चल रहा है, 1500 करोड़ का केस चल रहा है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट अबाउट स्टैट्यूटरी ड्यूज. और कुछ पूछा है इन्होंने? नहीं, स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में ही पूछा. हाँ, एंड और एक चीज़ पूछिए बच्चों, वी मिस्ड दिस. स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्लॉज नंबर 7 एंड दे हैव आस्क्ड अबाउट रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोविंग्स. रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोविंग्स, मुझे बताओ रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोविंग्स ये कहाँ पे रिपोर्ट होगा? अंडर क्लॉज नंबर डैश. यस, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोविंग्स. ये नया वाला क्लॉज मैंने आपको सिखाया था गाइस, याद आ रहा है? आना भी चाहिए. क्लॉज नंबर 9. So you need to write this under clause number 9, repayments of loans and borrowings, whether you have made appropriate repayment of loans and borrowings or not. यहाँ पे भी हम लोगों ने clause number C में ये बोला था कि whether they are applied for the purpose for which it was taken or not. ठीक है, तो यहाँ पे 2020 के हिसाब से आंसर अपडेट करेंगे, क्लॉज नंबर 9 लिखेंगे. here clause number 9, write it as, update this as clause number 9. ये पुराने वाले कारों में क्लॉज नंबर 8 हुआ करता था, अब ये है क्लॉज नंबर 9, whether they have defaulted or not. ठीक है, तो दो क्लॉजेस का मेंशनिंग आएगा. आगे क्वेश्चन नंबर 7. ABC Limited has been dealing in tires since 1995. Guys, this is a question पूरा केस स्टडी दिया है. यहाँ पे केस स्टडी में आपको पूरा स्कोप दे करके रखा, आपको जो जो चीज़ें याद में आ रही है वो लिखो, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कि जहाँ आपको लगता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है तो आप बताएं, जहाँ आपको लगता है प्रोसीजर्स अप्लाई करना है तो आप बताएं. तो पहले प्रोसीजर केस समझ लेते हैं, फिर बताएंगे कि कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग करना है. ठीक है, द कंपनी एनविसाज, मतलब कंपनी ऐसा सोच रहा है टू एक्सपांड दिस बिजनेस एंड वांट टू मैन्युफैक्चर द टायर्स बिसाइड ट्रेडिंग. अभी सिर्फ ट्रेड कर रहा है, डील कर रहा है, बोलता है अब मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करूंगा. Accordingly, the manufacturing was imported, machinery was imported, installed, and manufacturing operations commenced. The government also gave certain incentives like power subsidy, land acquisition subsidy, etc. After 2 years of operation, company received a notice from income tax. Income tax एक notice आया है to pay pay tax on the incentive received from the power subsidy. बोलता है गवर्नमेंट ने जो आपको incentives दिया है, टैक्स बोलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें भी टैक्स लगेगा. The demand notice was served for 150 lakhs, मतलब 1 करोड़ 50 लाख रुपए. The company, however, filed an appeal with higher authority against the demand, and the matter is still undecided as on 31st of March 21. The legal team of the company anticipated that, मतलब लीगल टीम ऐसा सोच रही है कि शायद हो सकता है ये लायबिलिटी भरने आ जाए, will mature. The company has not made any provisions with regards to anticipated liabilities. Considering the provision of Companies Act, how an auditor should see this matter and report in his report. अब देखो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की. ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको कहाँ कहाँ इस चीज़ को रिपोर्ट करना है. इतना तो समझ गया, दिस इज नॉट अ मियर रिप्रेजेंटेशन. हमको इतना तो समझ गया है, ये पूरा केस चालू है. एंड जहाँ पे इन्होंने प्रोविजनिंग नहीं किया है, ये गलत बात की है. यहाँ पे रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट आ जाएगी. ठीक है, बट ये तो रही इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात. एज कंपनीज एक्ट आपको कहाँ कहाँ रिपोर्ट करना है? सेक्शन नंबर 143(3) में वी हैव 5 पॉइंट्स टू बी. पहले 3 ही था, फिर अमेंडमेंट्स के नाम पे और 3 आ चुका है. पहले 3 में पेंडिंग लिटिगेशन, फोरसीएबल लॉसेस एंड यस अमाउंट ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट, PF अकाउंट, ये सारा चीज हम लोग 143(3) में रिपोर्ट करते हैं. सो गाइज यहाँ पे पेंडिंग लिटिगेशन, अभी जो आपने अपील किया है वो रिपोर्ट होगा. एंड दूसरा चीज जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कारों के बारे में, कारो 2020 क्लॉज नंबर 7 में भी आप इसे रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये है डिस्प्यूटेड ड्यू. सो ये सारी चीजें हैं एज पर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको रिपोर्टिंग करनी है. So and make it very sure, question is asking you
That how as an auditor you would see this matter, मतलब इस मैटर को कैसा देखेंगे, by applying ऐसे 250 हम लोग पेंडिंग लिटिगेशंस के बारे में देखेंगे, लीगल टीम से वार्तालाप करेंगे, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे, 500 के हिसाब से एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे, मॉडिफाइड रिपोर्ट कारों में एज वेल एज 143 मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी फॉर रिपोर्टिंग. Got it? Easy. So these were the hints of this question. अब आगे क्वेश्चन नंबर 8. As an auditor, how would you report under CARO for each of the following situation? पहला, since more than 7 months the payment of electricity bill of the company is outstanding. Electricity bill 7 महीने से outstanding है. क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे electricity bill is not a statutory due, तो उसको रिपोर्ट नहीं करना. The company has imported goods worth 5 years back and placed it in the bonded warehouse till the year under audit. The company has not paid any import duty. हम लोग बोलेंगे कि इट्स ओके, ये कस्टम ड्यूटी है. कस्टम ड्यूटी तब तक अक्रूव नहीं होती जब तक these goods are removed out for home consumption. तो कोई ड्यूटी का रिपोर्टिंग नहीं आएगा. The company has received income tax assessment order along with the demand notice from assessing officer. The company has not paid the dues and the same is not acceptable to the company because company को लग रहा है मुझे नहीं भरना है. The company has neither preferred an appeal against the order nor the application for rectification of mistake has been made. The company has merely made a representation to assessing officer. अब मुझे बताओ क्या ये mere representation is going to be regarded as dispute? तो इसको हम लोग डिस्प्यूटेड ड्यूज में डालेंगे या अनडिस्प्यूटेड ड्यूज में डाल करके रेगुलरिटी शो करेंगे. Yes, undisputed use. Yes, tell me this. So the company has received income tax blah 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 पूरा क्वेश्चन समझाया है उन्होंने. Further the company has made a representation. So the auditor is required to ascertain whether such due outstanding for a period is more than 6 months. अगर ये पीरियड मोर देन 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है, वी बीइंग ऑडिटर पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 7A अनडिस्प्यूटेड ड्यूज की रेगुलरिटी पे रिपोर्ट करेंगे 2020. ठीक है. However, in this case, the statutory dues are not outstanding for the period of 6 months from the date they become due. Hence, the auditor is not required to report the same under CARO. Next, the company in the view of voluminous payroll data consistently follows the method of lump sum deposit of estimated amount of ESI. What is ESI? हाँ जी, इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कलेक्शन एंड एडजस्ट द एक्सेस. बोलते हैं हम लोग लम सम अमाउंट पे ESI पे कर देते हैं एंड उसके बाद जब भी नेक्स्ट मंथ में मुझे एक्चुअल पता चल जाता है तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं against the more or deficit in the next following months. The difference of the said amount always like remaining outstanding is insignificant. Usually हम लोग estimation सही तरीके से ही कर करके ये pay off कर देते हैं. अब क्वेश्चन ये होता है ESIC is a statutory due or not? Yes, ESIC is a statutory due. ESIC जो statutory due है वो कंपनी पे नहीं कर रहा है और नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर रहा है. उसका क्या करेंगे? ये डिस्प्यूटेड है? नहीं. अनडिस्प्यूटेड है मतलब रेगुलरिटी. अब यहाँ पे रेगुलरिटी में नेक्स्ट ही मंथ हम लोग उसको रेगुलर कर देते हैं तो क्या ये 6 महीना बियॉन्ड आउटस्टैंडिंग है? नहीं है. इसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा. सो इट इज अ लार्ज वॉल्यूम कंपनी, पूरा वही किया है. दिस इज अ मेथड कंसिस्टेंटली फॉलोड. It need not be considered that the dues have not been regularly deposited. No unfavorable comment is necessary. ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय तक हमारा पैसा आउटस्टैंडिंग है, सो कोई रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं आएगा. गॉट इट? पक्का? एकदम श्योर? चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9. C Limited has defaulted in repayment of dues to the financial institution during the financial year 16-17 and the same remained outstanding as at 31st of March 2017. However, the company settled the total outstanding dues including the interest of April 2017 in the month of April 2017 subsequent to the year
and before the completion of audit. Discuss how, as an auditor, will you deal the matter and draft a particular suitable audit report. क्या था? Repayment. Defaulted in repayment of dues. Okay, repayment of dues में दिक्कत की है, क्या करेंगे? Yeah, for the financial year, the same remained outstanding. The company has settled this outstanding due in April. इसको रिपोर्ट करना है या नहीं करना? This is repayment of dues, yes. So clause number 9 के हिसाब से हम इसे बोलेंगे कि कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक टोटल शेड्यूल बनाएंगे कि कितना अमाउंट था, किसके पास से लिया था, कितना इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है और कितना डिफॉल्ट किया है इन मेकिंग ऑफ द रीपेमेंट. क्लॉज नंबर 9 कारो 2020. Shift this to this. Question number 10. In the course of audit of Limited for the financial year 31st of March 19, your audit team has identified the following matters. क्या है? All amount of rupees 4 lakhs per annum for the marketing rendered is paid to Messrs MG and Associates, a partnership firm in which the directors of is also the managing partner, with the ratio of 30%. Based on the independent assessment, the consideration paid is higher than, very good, is higher than the pricing of 1.5 lakhs per month. The transaction was accounted in the financial statements and the amount was paid. No separate disclosures were made. अब ये वाला पॉइंट जो है वो खूब इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गो विद द आंसर गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेशन है. मुझे बताओ कि क्या लिखेंगे यहाँ पे. विच इज दिस रिपोर्टिंग? वेरी गुड. किसको पेमेंट किया है? मेसर्स एमजी को पेमेंट किया है. एमजी का जो मैनेजिंग पार्टनर है वो कंपनी का डायरेक्टर भी है, पार्टनर. तो डोंट यू फील ये पेमेंट जो आपने किया है दैट इज अ पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज? यस और नो? सो ऑल द ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज ये आपको डिस्क्लोज करना होता है whether they are in compliances with 177 and 188. So frankly speaking, in this particular requirement, आपने related party को payment किया है and related party का payment is required to be reported under clause number 13. कहाँ गया? 13. Under clause number 13. So यहाँ पे लिख दो in the clause number 13. Got it? पक्का sure? So this is related party transaction. मैम related party transactions में क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट करेंगे? Yes, related party transactions में आप रिपोर्टिंग करेंगे with regards to the transaction, the terms and conditions, so on and so forth. चल अब आगे बढ़ते हैं. चल इसके नीचे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ना गाइस, ये कट कर लीजिएगा. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11. The auditor's requirement to report under clause number 11 para 3 of company's auditor report order 2020 is restricted to the frauds noticed and reported during the year. Explain what auditor may consider for this reporting. आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैंने आपको फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिपोर्टिंग बताया था, आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर चार्ट. एक पूरा चार्ट मैंने आपको समझाया था कि फ्रॉड किसने किया है, फ्रॉड किस के अगेंस्ट में किया है, ऐसा करके पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाया था. रिमेंबर दैट? सो कारो 2020 में वो लोग कहते हैं कि दिस फ्रॉड इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड. हम लोग कहेंगे हाँ जी, हम लोग कारो 2020 में क्लॉज नंबर 11 में उन्हीं फ्रॉड का रिपोर्टिंग करते हैं जो कि नोटिस्ड है, रिपोर्टेड है बाय एनी पर्सन इन द कंपनी. This fraud is committed by whom? By company or officer or employee of the company against the company. ये सारा क्लॉज हम लोग लिख करके यहाँ पे क्लॉज नंबर 11 को एक्सप्लेन करेंगे. The auditor notices any fraud by the company or on the company by its officer or employee during the year. तो फिर हम लोगों को यहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा. So this clause requires all the fraud noticed or reported during the year. यहाँ पे हम लोग उसका नेचर और अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे.
On the other hand, when we talk about when we talk about section number 143.12, यहाँ पे we also say कि भाई साहब this will only include the frauds which are not suspected. Frankly speaking, मैंने एक पूरा डिफरेंशिएशन आपको दिया है कारो 2020 के हिसाब से रिपोर्टिंग, 143.12 के हिसाब से रिपोर्टिंग. तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 143.12 के हिसाब से रिपोर्टिंग उन फ्रॉड का होगा जिसके लिए आपके पास रीजंस टू बिलीव है, बट कारो के लिए वो फ्रॉड होगा जो नोटिस है या फिर रिपोर्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. What are the reporting requirements in the audit report under Companies Act 2013, CARO 2020? A fraud has been committed against the company by the vendor of the company. Yes, घर का भेदी लंका ढाए. वेंडर ऑफ द कंपनी तभी ही कंपनी के साथ फ्रॉड कर सकता है जब कंपनी का कोई ऑफिसर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, सॉरी, वेंडर के साथ जुड़ा हुआ है. तो हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे कारो 2020 में. दूसरा, अ मेजर फ्रॉड हैज बीन कमिटेड ऑन इट्स कस्टमर बाय द कंपनी एंड द केस इज पेंडिंग. हम लोग बोलते हैं कि अगर कंपनी ने फ्रॉड किया है किसी पे भी, थर्ड पार्टी पे, ये इसको भी कारो 2020 में रिपोर्ट करेंगे. तो 11 में हम लोगों को रिपोर्ट करना है. मैम 143.12 में रिपोर्टिंग आएगा क्या? 143.12 में रिपोर्टिंग सिर्फ फर्स्ट केस का आएगा, वेयर इन द वेंडर हैज कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The internal auditor of the company has identified a fraud in the recruitment of the employees by the HR department, wherein certain sum were alleged to have been as a kickbacks. मैनेजमेंट जो HR डिपार्टमेंट है वो एज अ किकबैक्स एक्सेप्ट कर रहे थे कि एम्प्लॉय आपको जॉब दिला रहा हूँ, मुझे पहला सैलरी दे देना. आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन द कंसर्न HR मैनेजर was snagged. बेसिकली उनको हम लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया. The amount of such kickbacks is expected to be 13.5 लाख रुपए. अब बिकॉज यहाँ पे फ्रॉड हुआ है अगेंस्ट द कंपनी बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉय, देखो ऑफ द कंपनी अगेंस्ट, हाँ, अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, यहाँ पे आप कारो 2020 में रिपोर्ट करेंगे. मैम बिकॉज द अमाउंट इज नॉट मोर देन 1 CR फिर भी रिपोर्ट करेंगे? यस. कारो 2020 में अमाउंट की रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, फ्रॉड हुआ है ना, रिपोर्ट कर दो. 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट कहाँ थी? 143.12 में थी. नेक्स्ट, IPO FPO प्राइवेट प्लेसमेंट्स. इफ एट ऑल द अमाउंट प्लेसमेंट यूटिलाइजेशन, इसका आंसर कैसे लिखेंगे गाइस? हाउ विल यू ट्राई राइटिंग दिस? जस्ट अ मिनट, हियर यू गो. यस, कहाँ से लिखेंगे? वेरी गुड. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. इसका आंसर आएगा एज पर क्लॉज नंबर 10 कारो 2020. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज स्टेट द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन कारो 2020 रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ IPO. दोनों का आंसर आएगा एज पर क्लॉज नंबर 10. गॉट इट? इजी एवरीवन? श्योरली. मैम क्या क्या अमाउंट आएगा? देखो हम लोग एक मैटर तो ये लिखेंगे, वेदर द कंपनी हैज रेज्ड द फंड्स एंड यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज टेकन. तो ये तो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा. अगर कहीं पे भी नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट हुआ है तो हम लोग रीजंस देंगे, डिफॉल्टिंग का अमाउंट देंगे, एज वेल एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में हम लोग सेक्शन नंबर 42 का कंप्लायंसेस चेक करवाएंगे और उसका रिपोर्टिंग करेंगे. चलो, दिस इज क्लॉज नंबर 10, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद आता है ये, द कंपनी हैज रेज्ड फंड्स बाय इशूइंग फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स. द फंड्स वर रेज्ड फॉर द एक्सपेंशन and diversification of the business. However, the company utilized these funds for the repayment of long-term advances. Advise the auditor that how the reporting requirements will be done. Preferential allotment है, उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? कारो क्लॉज नंबर 10 में. पहले ये बताओ, अगर फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स आपने इशू किए थे एंड उस डिबेंचर्स का पैसा आपने यूज कर दिया फॉर रीपेमेंट, इसको कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? लुक एट दिस, इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट. मैम कारो 10 में ही यूज करेंगे, कारो 10 में ही रिपोर्टिंग करवाएंगे. वेदर मनी हैज रेज्ड बाय द इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग द इशूएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ये पैसा आपने कहीं और यूज कर लिया है तो भाई साहब हम लोग इसको रिपोर्ट करवाएंगे. तो यहाँ पे मैंने एक नोट डाल करके रखा था, इफ एट ऑल यू हैव रेज्ड द मनी
Yes, raise the money and used for loan का repayment, it will be reported under 10 and not under 8. repayment वाले clause में नहीं आएगा, rather. समझ में आता है? पक्का? short done. This was repayment 9. अब आगे आ जाते हैं, एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग समझो गाइस. फंड्स, लोन्स, एडवांसेस, फंड्स रेज्ड, फंड्स बोरोड, इन सब का क्लॉज का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अंडर कारो 2020 का रिक्वायरमेंट. एक आता है क्लॉज नंबर 3, दूसरा आता है क्लॉज नंबर 4, तीसरा आता है क्लॉज नंबर 9, बाद में आता है क्लॉज नंबर 10. क्या क्या चीज़ें हैं समझो. क्लॉज नंबर 3 एंड 4 टॉक्स अबाउट, ये है लोन्स, इंटर कंपनी लोन्स है, डायरेक्टर्स को लोन है. ये भी है लोन वेयर द कंपनी हैज गिवन टू रिलेटेड पार्टीज. 9 टॉक्स अबाउट रीपेमेंट ऑफ लोन्स, repayment of term loan basically. 10 talks about funds which are raised via what? Via two things. Funds which are raised via public offer, private placement. Public offer, private placement. अब ये पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट के हिसाब से जो आपने फंड्स रेज किया है, मैम पब्लिक ऑफर में क्या इशू किया है, कौन से सिक्योरिटीज? इट कैन बी ईदर शेयर्स और इट कैन बी डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, इट कैन बी शेयर्स और इट कैन बी डेट इंस्ट्रूमेंट्स. सो यहाँ पे क्लॉज नंबर 10 में हम लोग क्या मेंशनिंग करते हैं, ओनली 10 आई एम टॉकिंग अबाउट. 10 में हम लोग क्या मेंशनिंग करते हैं, पर्पस, कि जो पर्पस के लिए आपने इसको यूज़ किया था, बोला था, उसी के लिए यूज़ किया है ना. अगर टर्म लोन आपने लिया था फॉर एक्सपेंशन, सॉरी डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपने इशू किया था फॉर एक्सपेंशन, बट फिर आपने ये यूज़ कर लिया फॉर रीपेमेंट, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्लॉज नंबर 9 में रिपोर्टिंग करना, क्योंकि डेट आपने इशू रेज किया था फॉर एक्सपेंशन बट यूज़ कर लिया फॉर रीपेमेंट, तो ये वाला थिंग क्लॉज नंबर 10 में रिपोर्ट होगा, ना कि क्लॉज नंबर 9 में. समझ में आया है? पक्का श्योर? तो ये तो मैंने नोट में भी लिखा करके रखा था आप लोगों को गाइस. सो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कर दिया है, तो ये क्लॉज नंबर 10 में रिपोर्टिंग होगा. इसके बाद आता है ये रिलेटेड पार्टी वाला क्लॉज, क्लॉज नंबर 13, कि आपने मेसर्स MG को पेमेंट कर दिया है 13. इसके बाद आता है यहाँ पे the audit team has identified various matter. The term loan borrowing from the parent has not been on the agreed terms. Basically आपने टर्म लोन लिया है from the parent company. Transactions with related party, इंटरेस्ट भी नहीं पे किया है, प्रिंसिपल भी नहीं पे किया है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस. ओके, यहाँ पे भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस, रिपोर्टिंग विल बी अंडर क्लॉज नंबर 13. वेरी गुड. नेक्स्ट आता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन, क्लॉज नंबर 15. Under CARO 2020, as a statutory auditor, how would you report this? RPS Limited has entered into a non-cash transaction with Rahul, Mr. Rahul, son of the director, which is an agreement by which RPS Limited is in the process to acquire the assets for consideration other than cash. Wait, this is a transaction, non-cash transaction, other than cash. So हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब आपको ये वेरीफाई करना है provision of section number 192 are complied with or not, and reporting under clause number 15. Clause number 15 CARO 2020. NSP Limited has its factory building appearing as fixed assets in the financial statements, and यहाँ पे one of its director के नाम पे है ये. ये fixed asset वाला आंसर है गाइस. तो fixed asset मतलब कौन सा clause? Clause number 1. And fixed asset appearing ये किसके नाम पे? डायरेक्टर के नाम पे. डोंट यू फील ये टाइटल डीड वाला पॉइंट है? यस, दिस इज कारो पैरा 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज C.
This is 1C. Very good. यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे. Understanding this? Surely. So there we complete a super quick revision of all the important questions which were based on Garo 2020. So that is all for the current session, guys. You all keep studying, keep revising. Be safe. Take care. Bye-bye.